नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्य समिति के कथित मनमाने निर्णयों को खिलाफ आज गुमटी धारकों ने द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि ADA की वर्तमान कार्य समिति ने गुमटी धारकों की लीज अवधि नहीं बढ़ाकर सैकड़ों परिवारों की आजीविका छीन ली है, जिससे वे बेरोजगार हो गए और इसकी वे घोर निंदा करते हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्य समिति के कथित मनमाने निर्णयों के खिलाफ आज गुमटी धारकों ने द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि ADA की वर्तमान कार्य समिति ने गुमटी धारकों की लीज अवधि नहीं बढ़ाकर सैकड़ों परिवारों की आजीविका छीन ली है, जिससे वे बेरोजगार हो गए हैं। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि वर्षों से संचालित गुमटी धारकों की लीज न बढ़ाना एक अमानवीय निर्णय है। यदि अजमेर विकास प्राधिकरण जनता के हित की रक्षा करता है तो जोधपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर गुमटी धारकों की लीज अवधि बढ़ाकर न केवल रोजगार सुरक्षित करता बल्कि सरकार के राजस्व कोष में भी वृद्धि करता। गुमटी धारकों ने आरोप लगाया है कि ADA द्वारा शहर में लगातार बेदखली की कार्यवाही की जा रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर ज्ञापन में यह भी बताया गया कि नगर निगम अजमेर द्वारा शहर में केबिन धारकों, ठेला थड़ी संचालक और अतिक्रमियों के प्रति माह 1200 रुपए की रसीद कटवाकर व्यवसाय की अनुमति दी जा रही है, जो प्रशासनिक स्तर पर दोहरे मापदंड को दर्शाता है। गुमटी धारकों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि ADA के इस निर्णय की पुनः समीक्षा कर कियोस्क धारकों की लीज बढ़ाई जाए ताकि सैकड़ों परिवारों का रोजगार बचाया जा सके। ADA के द्वारा जो गुमटियां तोड़ी गई है, पूरे शहर में ये गुमटियां तोड़ने का जो आतंक मचा रहे, ये कहकर कि सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश है अतिक्रमण हटाओ। इनसे पूछो कि कहीं भी ये हाईकोर्ट के डिसीजन की कॉपी हमारे पास भी है और हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं अनपढ़ है। इसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि फुटपाथ पर अगर अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए, और जो फुटपाथ पर अतिक्रमण है वो तो यूं का यूं ही है। लेकिन ये सरकार ने, अशोक गहलोत जैसा इनका रवैया है कि सरकार की जो गहलोत साहब की योजना है उनका नाम बदल देना और इस तरह के जो कार्यक्रम ये करते हैं, इन्होंने ये अत्याचार अब इन गरीबों के ऊपर कर दिया। जो गहलोत साहब ने गुमटियां बना के इनको धंधा करने के लिए दी और वो अपना धंधा रोजगार कर रहे थे, 1500 बेचारे कमा के खा रहे थे, अपने परिवार को आसानी से पाल रहे थे, लेकिन इनको बस में नहीं आया। एक तरफ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकोड़े तलो, लोगों को खिलाओ और धंधा करो, और एक तरफ इनका रोजगार छीन रहे, छोटे छोटे रोजगार। अगर मान लीजिए ADA ये कहकर दुकान तोड़ती है कि इनकी नगर निगम इनकी लीज खत्म हो गई, तो ऐसे तो अजमेर शहर में हजारों दुकानें हैं जिनकी लीज खत्म हो चुकी है। क्या आप हजारों दुकानों को तोड़ोगे क्या? एक भी दुकानों का उनको तो नोटिस नहीं दिया अभी तक। ये बेचारे गरीब आदमी है, छोटी मोटी गुमटियां हैं, उन पर इनका बस चल रहा है, इसलिए इनको नोटिस दे दिया, इनकी दुकानें तोड़ दी, इनको सड़क पर ला दिया। अब इनको अत्याचार इनके ऊपर इतना हो गया कि अपराध की श्रेणी में जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अभी अपने परिवार को पालने के लिए क्या करेंगे बताइए? सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार का कोई ऐसा पुनर्वास का योजना नहीं बनाई है ना। जबकि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप किसी की दुकान हटाते हो तो उसको पुनर्वास देना पड़ेगा, उसको कहीं पर काम धंधा करने के लिए जगह देनी पड़ेगी। कहीं पर आप वेंडिंग जोन बनाइए, वेंडिंग जोन में इनको दुकानें दीजिए, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है सरकार का। और ये जनता को परेशान करने के लिए अब ये क्या करे, इनके बच्चों के पेट पे लात मारे, इनके बच्चों को मारे, क्या करे इनका? अब ये बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग ये ज्ञापन देने आए। विपक्ष की नेता नगर निगम द्रौपदी कोली जी के नेतृत्व में गुमटी धारकों ने अपनी पीड़ा लेके और ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम, और जिला कलेक्टर जो ADA के चेयरमैन है उनको स्वयं को और संभागीय आयुक्त को। आप देख लीजिए, हाईकोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ है। 2013 से लगा के 33 के प्लान के अंदर लिखा हुआ है कि यदि किसी को हटाया जाए तो पहले उसको विस्थापित किया जाए। दूसरा, हमारे कल की न्यूज में आया है कि जो हमारा ADA है, अजमेर का ADA है, वो उसके अंदर एक कार्य समिति बनी हुई है, वो उसने निर्णय लिया है कि इन गुमटियों को तोड़ दिया जाए। तो मैं लोक बंधु जी से पूछना चाहता हूँ कि आप ADA के अध्यक्ष हैं, तो कार्य समिति के अध्यक्ष तो आप ही हुए, तो आपने अजमेर के हित में ये निर्णय क्यों नहीं लिया? आपने ये निर्णय कैसे ले लिया कि भाई ये गुमटियां तोड़ दी जाए, जबकि जोधपुर के अंदर लीज बढ़ी है, जयपुर के अंदर लीज बढ़ी है, सांचौर के अंदर ये लीज बढ़ी है। तो आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है,
और जो इसके अंदर एडीए का आयुक्त जिसने ये टिप्पणी चलाई थी कि इन गुमटियों को हटाया जाए, अनिल कुमार चौधरी उपायुक्त, उसका हमने तबादले की मुख्यमंत्री से बात करी है। और जो एक एएनएम चौहान जो घूस खाता है, उसका भी हमने तबादले के लिए इसके अंदर जिक्र किया, क्योंकि एडीए के अंदर घूसखोरी चल रही है। और हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, हमारे जिला कलेक्टर लोकबंधु जो हमारे एडीए के चेयरमैन है, उनको सोचना चाहिए कि जब आप एडीए के चेयरमैन है और अगर कार्य समिति के सदस्य हैं, तो आपको ये निर्णय अजमेर के हित में लेना चाहिए था। तो हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमें ऐसा एडीए नहीं चाहिए जहां अजमेर के हक में बात नहीं की जाती है, और इनको पुनः विस्थापित किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के अंदर लिखा हुआ है कि यदि किसी गरीब को हटाया जाए तो विस्थापित किया जाए, और अजमेर के अंदर जो हाईकोर्ट का आदेश आया था वो केवल जम्मू की होटल के लिए आया था। तो हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम मांग करते हैं कि जिनको भी हटा दिया गया है उनको पुनः विस्थापित। लेसवा ग्राम की सड़क पर अवैध बजरी से भरे डंपर की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो गया। गोविंदगढ़ निवासी अभिषेक सेन की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर साथ चल रहे उनके छोटे भाई आशीष सेन गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान आशीष ने भी दम तोड़ दिया। लेसवा ग्राम की सड़क पर अवैध बजरी से भरे डंपर की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो गया। गोविंदगढ़ निवासी अभिषेक सेन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर साथ चल रहे उनके छोटे भाई आशीष सेन गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान आशीष ने दम तोड़ दिया। दोनों भाई काम के सिलसिले में घर से निकले थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। परिजनों के अनुसार पिता गोविंदगढ़ में एक छोटी सी सैलून की दुकान चलाते हैं और दोनों बेटे परिवार की आय में सहयोग कर रहे थे। एक ही हादसे में दोनों बेटों की मौत से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन के चलते भारी वाहन तेज रफ्तार से जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। लोगों ने कई बार प्रशासन से अवैध बजरी परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। अभिषेक और आशीष नाम के दो सगे भाई है, जो एक की उम्र 21 साल है, एक की 23 साल है। ये कल शाम को पुष्कर में मजदूरी करके अपनी मजदूरी लेके वापस गोविंदगढ़ अपने घर जा रहे थे। तो लेसवा के पास में एक डंपर की चपेट में रात्रि में आ गए थे और एक की मौके पे डेथ हो गई थी, एक की हॉस्पिटल में दौरान इलाज मॉर्निंग में सुबह डेथ हो गई थी। सारे परिजन और गाँव के मुखिया सारे आए हैं। अभी इनसे ये वार्ता करके इनकी क्या मांग है उस पर जो विचार है उचित विचार किया जाएगा। और अभी एक बार ये सारे गांव वाले मिलके डिसाइड करें कि हमारी क्या मांग है और हम क्या चाहते हैं। जब इनकी मांग आई तो उस पर शांतिपूर्ण विचार किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई। ये मेरे बड़े ताऊ जी के लड़के हैं और इनका रात को एक्सीडेंट हो गया था बजरी के डंपर से, और पुलिस वालों का भी सपोर्ट था, ऐसी कोई बात नहीं, गांव वालों का भी सपोर्ट था। और गांव वालों की ये लेसवा के बाहर की घटना है। कहाँ जा रहे थे दोनों? ये वहाँ काम मतलब ड्यूटी से वापस आ रहे थे काम से, और ये सब ये हो गए लगभग 8:30-9 बजे के बीच में लमसम। दोनों का मौके पर डेथ हो गई? नहीं, दोनों की नहीं हुई सर, वहाँ पे एक की हुई थी और एक के तारागढ़ स्थित हजरत सैयद हुसैन खिंगस्वार के सालाना उर्स के अवसर पर दरगाह में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। उर्स के दौरान दरगाह परिसर सूफियाना कलाम से गूंज उठा, जिसमें माहौल पूरी तरह रूहानी बन गया। सुबह मजार शरीफ पर गुलाब जल और इत्र से गुस्ल की रस्म अदा की गई। दूर दराज से पहुंचे जायरीनों ने मखमली चादर और फूल पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। अजमेर के तारागढ़ स्थित हजरत मिराज सैयद हुसैन खिंगस्वार के सालाना उर्स के अवसर पर दरगाह में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। उर्स के दौरान दरगाह परिसर सूफियाना कलाम से गूंज उठा, जिससे माहौल पूरी तरह रूहानी बन गया। सुबह मजार शरीफ पर गुलाब जल और इत्र के गुस्ल की रस्म अदा की गई। दूर दराज से पहुंचे जायरीनों ने मखमली चादर और फूल पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। दोपहर के बाद उर्स की कुल रस्म अदा की गई। इस मौके पर जायरीनों ने सावन का कलावा और मेहंदी लुटाकर अपनी अकीदत पेश की। उर्स के चलते दरगाह में लगातार जायरीनों की आवक बनी रही, जिससे क्षेत्र में रौनक दिखाई दी। इंतजामिया कमेटी दरगाह हजरत मीरा सैयद हुसैन खिंगस्वार के तत्वाधान में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। कमेटी की ओर से जायरीनों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने भाग लिया है। आज माशाल्लाह से बड़ी अच्छी और खुश मिजाजी में 1056वां उर्स हमारे तारागढ़ का बनाया गया, जिसके अंदर माशाल्लाह बहुत दूर दराज से कई ज़ायरीनों ने शिरकत की और अपनी अकीदत के फूल और चादरें पेश करी।
और दरगाह इंतज़ामिया कमेटी और खुद्दाम पंचायत ने मिलकर करके एक एकता का परिचय देते हुए जिस तरीके से यहाँ पर आने वाले ज़ायरीनों के लिए खुसूसन लंगर और भी जो भी व्यवस्था हैं उन सबको बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया। प्रशासन का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। प्रशासन ने भी अपनी पूरी ड्यूटी को मुस्तैदी से यह मुकम्मल किया है और हम उन सबका भी धन्यवाद और आभार देते हैं जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी के अंदर आकर के और उन लोगों ने जो ड्यूटी अंजाम दिए काबिल तारीफ़ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद कुन तो बहरे खुदा शाह मीरा के हस्तम मसीरे बला शाह मीरा बजूज़ आस्तानम नदारत पनास्त मनम बेकसोब नवा शाह मीरा। आज हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 1056वां उर्स यहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया है, मनाया गया है और सभी रसूमात हमारे अंजुमन पंचायत खुद्दाम सैयद ज़ादगान और दरगाह कमेटी ने मिलकर करी है और यहाँ पर लंगर नियाज़ वगैरह भी जो है दरगाह कमेटी और पंचायत खुद्दाम सैयद ज़ादगान की तरफ से होता है। 13 रजबुल मुरज्जब को परचम कुशाई के साथ ही इस उर्स का आगाज़ हुआ था और आज 18 रजबुल मुरज्जब को कुल की रस्म के साथ इस उर्स का अजमेर जिले में जमीनी विवाद एक बार फिर हिंसक रूप ले गया। हरिभाऊ उपाध्याय थाना क्षेत्र के हाथीखेड़ा गांव में खातेदारी जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद के चलते एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर में जमीनी विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के हाथीखेड़ा गांव के खातेदारी जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद के चलते एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिभाऊ उपाध्याय थाना एएसआई राम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित दिलकुश रावत ने थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा कि जमीन विवाद को लेकर पहले से ही आरोपियों से तनातनी चल रही थी। इस रंजिश के चलते आरोपियों ने एकजुट होकर पीड़ित परिवार पर हमला किया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बनाया गया। पीड़ित की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने हाथीखेड़ा निवासी शंकर रावत, सुरेंद्र रावत, शैतान रावत, ओम प्रकाश रावत को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। परिवादी दिलकुश ने कल दिनांक 8/1/2026 को थाना जाकर प्रकरण पंजीबद्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र दी थी, जिसपे मुकदमा नंबर 3/2026 दर्ज किया गया। उसमें अनुसंधान के दौरान शैतान सिंह रावत, ओम सिंह, सुरेंद्र सिंह और शंकर सिंह को डिटेन किया गया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या कारण था? झगड़ा किस मामले से हुआ? कोई प्लॉट का विवाद था इनका आपस में। 15 क्लोज 2, 126 क्लोज 2, 179 क्लोज 2, 109 क्लोज 1, 324 क्लोज 4 BNS 2023 में गिरफ्तार किया। ये झगड़ा घटना कहाँ पर? ये हाथीखेड़ा कनाडियन है वहाँ की। अजमेर के जवाहर रंगमंच में आज रेरा राजस्थान द्वारा 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप का उद्देश्य स्थानीय निकायों को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा से संबंधित जानकारी देना रहा। अजमेर के जवाहर रंगमंच में आज रेरा राजस्थान द्वारा 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप का उद्देश्य स्थानीय निकायों को रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट यानी रेरा से संबंधित जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए सुधीर शर्मा ने बताया कि रेरा रजिस्ट्रेशन से बिल्डर्स और प्रमोटर्स की कानूनी जिम्मेदारियां तय होती है। सुनियोजित और पारदर्शी विकास के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसी को लेकर स्थानीय निकायों को जागरूक करने के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि रेरा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत मिलने पर संबंधित बिल्डर्स को नोटिस जारी किया जाता है और सुनवाई होती है, जिसके बाद मामले का निस्तारण किया जाता है। कई मामलों में जुर्माना और पेनल्टी भी लगाई जाती है। रेरा राजस्थान में अब तक 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से 5200 से ज्यादा मामलों का समाधान किया जा चुका है। वहीं प्रोजेक्ट्स में देरी होने पर उपभोक्ताओं को रिफंड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है।
रेरा अधिनियम 1 मई 2017 से लागू हुआ है। ये केंद्रीय अधिनियम है जिसमें हर राज्य के अंदर एक अथॉरिटी की स्थापना की गई है। इस अथॉरिटी का काम है कि रियल एस्टेट का जो रेगुलेटेड विकास हो, और रेगुलेशन के लिए ये अथॉरिटी बनी है। इस अथॉरिटी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो सरकारी प्रोजेक्ट्स हों, लोकल बॉडीज़ के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स हों या निजी बिल्डर्स के द्वारा, इन सब का एक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। उस रजिस्ट्रेशन की वजह से बिल्डर्स, प्रमोटर्स, इनके लीगल लाइबिलिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस ये सब क्रिएट होते हैं, और एक सुनियोजित विकास के लिए ये रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसी को सेंसिटाइज करने के लिए जो स्थानीय निकाय हैं, उनके अधिकारियों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। हाँ, शिकायतें आती हैं हमारे यहाँ। शिकायतों का एक बिल्कुल ऑनलाइन शिकायतें हैं हमारे यहाँ रेरा के पोर्टल पे आप जमा कर सकते हैं, जिसमें हम बाकायदा बिल्डर्स को नोटिस जारी करके हम सुनवाई करते हैं। सुनवाई करने के बाद डिसीजन भी देते हैं। हमने काफ़ी कंप्लेंट डिसाइड भी की हैं, और इन कंप्लेंट्स के अंदर जो पेनल्टी भी लगाते हैं। कई मामलों में हमने, अधिकतर मामलों में जो बुकिंग करता है, बायर्स है, जिसका फ्लैट खरीदा है, उसको डिले हुआ है पोजीशन में। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के दरगाह में बीबी हाफिजा का उर्स महफिल ए समा के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम फारसी, उर्दू और ब्रज भाषा में कलाम पेश किए गए। कव्वाल ने आज रंग है री माँ बीबी हाफिजा जमाल घर रंग है री गाकर अपनी श्रद्धा दिखाई। अजमेर दरगाह में बीबी हाफिजा जमाल का उर्स महफिल समा के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में फारसी, उर्दू और ब्रज भाषा में कलाम पेश किए गए। कव्वालों ने आज रंग है री माँ बीबी हाफिजा जमाल घर रंग है री गाकर अपनी श्रद्धा दिखाई। दोपहर 12 बजे कुल की रस्म संपन्न हुई, फातिहा हुई और बड़े पीर की पहाड़ी से तोप चलाई गई। दरगाह के अमले ने शादियाने भी बजाए। डॉक्टर सैयद रागिब चिश्ती ने बताया कि बीबी हाफिजा जमाल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बेटी हैं। बचपन में ही उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया और महिलाओं को तालीम देने का काम किया। उसके दौरान लुच्ची हलवे पर विशेष न्याज दिलाई जाती है और परंपरा के अनुसार लोग अपने घरों में इसे प्रियजनों के लिए भेजते हैं। सईद की साहबजादी सैयदा बीबी हाफिजा जमाल का उर्स मनाया गया, जिसमें इस वक्त कुल की रस्म अदा की गई। कल 18 तारीख को 18 रजब को चादर पोशी हुई, बाद नमाज असर के जुलूस की शक्ल में थी और रात को महफिल समा हुई। और आज 19 तारीख को 11 बजे महफिल शुरू हुई, 12 बजे कुल की रस्म अदा की, जिसमें तमाम खुदाम हजरात ने शिरकत की। सरकार गरीब नवाज की शहजादी सरकार के पाइंती आपका मज़ार है और सरकार गरीब नवाज को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए अपने करीब रखा। आप माँ के पेट से हाफिज़ कुरान पैदा हुई थी, यानी सरकार गरीब नवाज ने जब पैदा हुई तो अपना लब चढ़ा दिया, उससे आप हाफिज़ कुरान हो गई। जब आपका कुरान पढ़ने के लिए बिठाया तो आपने पूरा कुरान सुना दिया। आप ही की दुआ से हिजड़े को औलाद हुई, हिजड़े को यानी उसकी बीवी के पेट से, क्योंकि जो नामर्द होता है जिसे कहते हैं नामर्द ख्वाजा सराय, उसकी औलाद हुई उसकी बीवी के पेट से। आपका चिल्ला तारागढ़ की तलहटी के अंदर नूर चश्मे में है, जहाँ आपने चिल्ला कशी की गुफा के अंदर बैठ कर के। और आपका अक़द सैयद रज़ीउद्दीन मसूद ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी के बड़े बेटे से हुआ, उन्हीं की औलाद खुदाम ख्वाजा साहब। इसी में सरकार गरीब नवाज के खुदाम अपनी बेटियों को, बहन बेटियों को उर्साना भेजते हैं।
ये रस्म सरकार गरीब नवाज के ज़माने से चली आ रही है। सरकार गरीब नवाज भी अपने पीरों मुर्शिद का उर्स मनाते थे, अपनी बेटियों को बहनों को जो है उसमें से हिस्सा देते थे। इसी रस्म को निभाते हुए खुदाम ख्वाजा साहब भी अपनी बहन बेटियों को उर्साना भेजते हैं। इसमें हलवा और लुच्ची जो ग्रीन कलर की पूरी होती है उसमें ध्यान। अजमेर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने शुक्रवार को उपजिला अस्पताल नसीराबाद का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सफाई व्यवस्था पूर्व की तुलना में बेहतर पाई गई, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। डॉक्टर जोधा ने बताया कि शीघ्र ही उपजिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही अस्पताल में सोनोग्राफी सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को जांच के लिए निजी केंद्रों पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर। अजमेर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने शुक्रवार को उपजिला अस्पताल नसीराबाद का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सफाई व्यवस्था पूर्व की तुलना में बेहतर पाई गई, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। डॉक्टर जोधा ने बताया कि शीघ्र ही उपजिला अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही अस्पताल में सोनोग्राफी सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को जांच के लिए निजी केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली, वार्डों की स्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई में सुधार कुशल प्रबंधन का संकेत है। संयुक्त निदेशक ने यह भी कहा कि शीतलहर को देखते हुए राज्य भर के अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। नसीराबाद उपजिला अस्पताल में भी भर्ती मरीजों को ठंड से बचाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम दिए जाए। डॉक्टर जोधा ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस अस्पताल का और अधिक विकास किया जाएगा। मरीजों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारी ऋतु जो चल रही है, अभी जो सर्दी की लहर चल रही है, उससे निपटने के लिए विशेष तैयारियां जो है हमारे यहाँ पे अस्पतालों में चल रही है। और उसी में यहाँ पर जो हमारा उपजिला अस्पताल है उसका भी जो है निरीक्षण किया गया। और सभी वार्डों में, लेबर रूम में या बच्चों के जो वार्ड है उनमें, या NBSU जो बच्चों का, छोटे बच्चों का जो NBSU हमारा वार्ड है, उनमें सभी जगह जो है वो निरीक्षण करके और इस बात की सुनिश्चितता की गई और लगभग पाया कि सभी जगह हीटर वगैरह लगा रखे हैं और कांच वगैरह भी कोई फूटे हुए नहीं है और सभी तरह से वार्ड वगैरह भी सुरक्षित है। सर्दी से निपटने की पूरी तैयारी हमारे यहाँ पे हो रखी है। आउटडोर का जहाँ तक इंस्पेक्शन किया गया तो आउटडोर में थोड़ा सा रश था, उसमें से एक चिकित्सक शायद ड्यूटी पर थे, एक सिजेरियन में थे और एक बाहर थे, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन अदरवाइज काफ़ी अच्छा व्यवस्थित लगा मुझे। साफ़ सफाई बनिस्बत पहले के मैंने देखी तो आज साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और अभी भी काम चल रहा है। उस हिसाब से लग रहा है कि अस्पताल की कायापलट जो है हम आने वाले समय में कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि अभी जो पोस्टिंग्स हमारी जयपुर से होने वाली हैं उसमें करीबन 700-800 डॉक्टर्स और आने वाले हैं, तो उसमें से हम यहाँ पे अन्य जो विशेषज्ञ हैं हमारे सोनोग्राफी के विशेषज्ञ भी हम उम्मीद करते हैं कि आ जाएंगे और गायनी के भी 1-2 और चिकित्सक आ जाएंगे, तो हम प्रॉपर्ली जो है वो सोनोग्राफी भी चला सकेंगे और अन्य सुविधाएं जैसे डिलीवरी वगैरह का नंबर जो है संख्या वो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2026 की परीक्षाओं को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड सभागार में हुई इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2026 की परीक्षाओं को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड सभागार में हुई उस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने विषयवार जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा से पूर्व सभी केंद्रों पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रश्न पत्रों वितरण, भंडारण और उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन की प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होगी, जिसमें करीब 20 लाख विद्यार्थी पंजीकृत है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए बोर्ड प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है। परीक्षा अवधि के दौरान नियमित समीक्षा बैठक कर व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाएगी। परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए प्री मीटिंग थी, जिसमें शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक, शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और संदर्भ व्यक्ति जो प्रिंसिपल रैंक के हैं वो आए थे। कुल मिला के 150 से ज़्यादा शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और परीक्षा किस प्रकार से संचालित की जानी है इसके बारे में जानकारी दी गई। गोपनीयता के बारे में बताया गया, परीक्षा पेपर किस जगह किस तरीके से रखे जाना है ये बताया गया और हाई पावर कमेटी ने जो निर्णय किए थे राज्य सरकार के स्तर पर उनकी जानकारी इनको दी गई।
हाई पावर कमेटी में ये निर्णय हुए हैं कि जहां तक संभव हो एकल और नोडल केंद्र बंद रखे जाएं, संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों पर 2 फ्लाइंग रखी जाए ब्लॉक में और सामान्य ब्लॉक में 1 फ्लाइंग रखी जाए और जहां जरूरी हो वहाँ 163 BNSS की व्यवस्था की जाए ताकि जो उत्पाती लोग हैं जो परीक्षा की शुचिता को भंग करते हैं वो उस 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं आवा। कोई नवाचार यही नवाचार में ही आता है जी। कितने परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं? 20 लाख विद्यार्थी रहेंगे जो भाग लेंगे। परीक्षा केंद्र 6195 केंद्र हो गए अब हमारे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।